अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज का एक वीलॉग इंतहाई अहम इस वजह से है कि जब मैं ये वीलॉग में आपसे बात कर रही हूं तब सिचुएशन कुछ और है, लेकिन जब तक ये वीलॉग आप तक पहुंचेगा शायद सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, लेकिन हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग देख रहे हों, सुन रहे हों, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जा चुका हो। सूरत हाल ऐसी क्यों कर बनी है, और अगर वाकई ऐसा हो चुका हो कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाए तो क्या आगे पंजाब की सियासत में कोई ऐसी हलचल ख़त्म हो जाएगी, थम जाएगी सियासत, या मज़ीद बहरान आ जाएगा? इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी, आज के इस वीलॉग में आपको बताऊंगी कि क्या मज़ीद ऑप्शंस हैं और कौन सी आइनी सूरतें अब बाकी रह गई हैं। तो जनाब आ जाइए, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि खान साहब ने क्या प्लान बनाया है इस सारी सूरत हाल में निमटने के लिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि जी ये सूरत हाल पेश क्यों आ रही है, जिसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सब मालूम है, जैसा कि आप लोगों को, कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। बेसिकली हुआ ये कि अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करा दी गई और एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही को पीडीएम की जानिब से। और इन दोनों बातों का मकसद यही था कि असेंबली की तहलील को रोका जा सके, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है तो उसके बाद कोई भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कबाहत यह है कि जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमा कराती है उसको अपने नंबर्स पूरे करने होते हैं और अपनी मेजॉरिटी शो करनी पड़ती है। लेकिन पीडीएम को ये तो अंदाज़ा था कि उस वक्त तक, जब तक कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, उनके पास नंबर पूरे नहीं हैं, तो उन्हें मालूम था कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब शायद ना हो पाए। लेकिन इसके जमा कराने का मकसद ये था कि ये एक किस्म की बेड़ी डाल दी जाए परवेज़ इलाही साहब के पाँव में कि वो असेंबली तहलील ना कर सकें। दूसरा बात जाइए कि जो उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए, जो कि अगर वो किसी वजह से मैनेज ना कर सके तो फिर उनको जाहिर है कि ओहदे पर रहने ना दिया जाए, और जब वो ओहदे पर ना रहें तो फिर उसके बाद भले ही उन्हें अपने साथ मिलाकर दोबारा ओहदा ऑफर कर दिया जाए। तो ये उनका एक प्लान था, और इस सारे प्लान के लिए उन्होंने बीच में टाइम भी थोड़ा गेन किया कुछ दिन का, जिसमें उनकी पूरी कोशिश थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, काफ लीग को चौधरी शुजात के ज़रिए इस तरफ खींच लिया जाए, और इसके लिए जो नादीदा क़ुव्वतें हैं वो भी अपना असर व रसूख और ताकत और अपनी पैगाम रसानी इस्तेमाल करें और चौधरी साहब को उस तरफ ले जाया जाए। क्या वाकई चौधरी साहब झुक जाएंगे और उस तरफ चले जाएंगे, ये एक अलग सवाल है। और चौधरी साहब की सियासत को देखते हुए तो अभी तक ऐसा बार बार महसूस होता है कि चौधरी साहब कई दफ़ा बीच में डामाडोल हुए हैं, लेकिन समहाउ और द अदर अपने पॉलिटिकल मफाद को देखते हुए, मोनस इलाही साहब भी अपने पॉलिटिकल मफाद को देखते हुए, अपनी कुछ शायद उनकी एफिलिएशन भी हो खान साहब से, तो दोनों सूरतों की वजह से फ़िलहाल तो वो पीटीआई के साथ जमे हुए हैं। लेकिन जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और अंदर से ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली तहलील हो और चौधरी जो परवेज़ इलाही साहब है उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो। तो इस सारी सूरत हाल में क्या चौधरी साहब अपनी वज़ारत आला ख़त्म होने का गम भुलाने के लिए पीडीएम से जा मिलेंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल है जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले ज़रा आइनी जो कानूनी खेल जारी हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जो तहरीकें हैं वो एक साथ क्यों जमा कराई गई, अदम एतमाद की भी और एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहा क्यों गया, ये दोनों मूव्स एक साथ क्यों की गई। अब आ जाइए कि जो गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा तो उसके लिए एक मुकर्ररा वक्त जो उन्होंने बीच में दिया सिर्फ वो 48 घंटे का था, यानी जो एक करंट इजलास जारी है उसी के अंदर उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया गया है। अब इसके ऊपर स्पीकर साहब ने, सब्तैन खान ने, अपनी एक रूलिंग दी है और उनका ये मानना है कि जब कोई सेशन जारी हो तो उसमें गवर्नर ऐसा अलग से इजलास बुलाने, नया इजलास बुलाने के लिए समन जारी नहीं कर सकता, और इस वजह से उन्होंने जो मुकर्ररा तारीख गवर्नर की जानिब से दी गई थी कि 4 बजे इजलास बुलाया जाए और एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब, तो उसके मुताबिक ना तो उन्होंने असम्बली का सेशन कराया और ना ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लिया। इसके ऊपर पीडीएम और उनकी हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा का ये कहना है कि रात 12 बजे तक का टाइम है चौधरी परवेज़ इलाही के पास कि अगर वो इससे पहले एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो डी नोटिफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते या इजलास ही नहीं बुलाया जाता, इस सिम्त कोई प्रोसेस ही नहीं किया जाता, तो फिर 12 बजे गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर देंगे और वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा आईनी मामला है, इसलिए इसके ऊपर
तमाम दिन आज मैं मुख्तलिफ जो कानूनी और आइनी माहिर हैं उनके हवाले से उनकी राय जानती रही कि वो क्या इस पर कहते हैं। इस पर मैंने एतजाज़ एहसन साहब की राय भी सुनी, इस पर मैंने सलमान अकरम राजा साहब की भी राय सुनी, इस पर मैंने शाइक उस्मानी साहब की भी राय सुनी, और इस पर मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं शुएब शाहीन साहब, उनकी राय भी जानी। तो मुख्तलिफ लोगों की राय के बाद जो मैंने एक चीज़ नतीजा निकाला वो ये कि चौधरी एतजाज़ एहसन साहब और सलमान अकरम राजा जैसे चोटी के वकील और आइनी कानूनी माहिर इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि चलते हुए इजलास में अगर गवर्नर ने उन्हें कह दिया एतमाद का वोट लेने में, तो ये तो मामला शायद इतना गैर आइनी नहीं है। आइन इसके ऊपर खामोश है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आइन इसको मना कर रहा है, पहली बात। लेकिन साथ ही साथ उन दोनों की इत्तफाक़ राय इस बात पर नज़र आया कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट आज के दिन नहीं लिया, यानी कि इजलास ही नहीं हुआ, तो इस सूरत में 12 बजे के फौरी बाद ये गवर्नर साहब अगर काम करते हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दें, तो ये एक गैर आइनी काम होगा। उन लोगों की राय में ये एक बिल्कुल गैर आइनी काम होगा और ये एक किस्म का इस मजाक बन जाएगा सिस्टम के साथ भी, इसकी रूह के साथ भी और कानून के मुताबिक। जबकि शुएब शाहीन साहब का तो ख्याल है कि ये चलते इजलास में कहा ही नहीं जा सकता। शाइक उस्मानी साहब का ये कहना है कि जनाब चलते इजलास में कहा भी जा सकता है और गवर्नर उनको डी नोटिफाई करने के भी मजाज होंगे। तो उनकी राय थोड़ी सी इस पर मुख्तलिफ नजर आई, लेकिन सलमान अकरम राजा और एतजाज़ एहसन साहब जो हैं इस पर बहुत क्लैरिटी से कह रहे थे कि गवर्नर उन्हें डी नोटिफाई नहीं कर सकता। इस पर जो मुझे एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट लगा एतजाज़ एहसन साहब का वो ये था कि अगर इस तरीके से होने लगे तो फिर तो एक मजाक ही बन जाए। हर रोज़ गवर्नर जो भी हो, किसी भी सूबे का हो, किसी भी असम्बली के वज़ीर आला को वो बोल दे सुबह उठ के कि चलो भाई 2 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट लो, तो क्या वो एतमाद का वोट ले उसी वक्त फ़ौरन? और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो क्या वो उसको डी नोटिफाई कर देगा? अगर इस चीज़ को हम मिसाल बना दें तो फिर तो कभी कोई वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर आला काम कर ही नहीं सकता। ये तो फिर हर रोज़ एक तमाशा लगे कि जनाब जब जिसका दिल चाहे वो बोल दे कि चलो भाई 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर एतमाद का वोट लेकर दिखाओ। इसीलिए उन्होंने एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि तहरीक अदम एतमाद की एक तहरीक के हवाले से 1995 में एक हाई कोर्ट के ऊपर जब फैसला आया तो उन्होंने इसमें ये मेंशन किया कि तहरीक अदम एतमाद जब जमा कराई जाए उस पर वोटिंग से पहले तकरीबन 10 दिन का 7 दिन का वक्त दिया जाए, जिसमें जो तमाम मेंबरान हैं उनको इकट्ठा होने का मौका मिल सके। अब अगर आप 1 दिन का टाइम दे रहे हैं या 2 दिन का टाइम दे रहे हैं तो ये बहुत ही मुख्तसर टाइम है। अगर कोई शख्स मुल्क से बाहर है बिलफर्ज, या कोई बीमार है, या कोई शहर से बाहर है, या किसी भी उज़र की वजह से वो नहीं पहुंच सकता, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी? पूरा का पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा और गवर्नर को इतना बाख्तियार कर देंगे कि वो उठा के 1 मिनट में इलेक्टेड वज़ीर आला को बाहर फेंक देगा। तो ये एक बिल्कुल आइन और कानून की स्पिरिट के मुनाफी बात है। इसलिए ऐसा अगर हमने प्रेसिडेंट आज सेट कर दिया तो ये बिल्कुल एक तमाशा बन जाएगा और मजाक होगा, मौकरी होगा ये कानून के नाम पर कि अगर आपने वक्त भी नहीं दिया, अगले ने, अभी तो स्पीकर अपने पोजीशन पर है, वो कह रहा है कि ये तो तरीका ही सही नहीं है आपने जो किया आपको। और इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई गवर्नर को ये पता कैसे चला कि लोग उसके साथ नहीं रहे? जब काउंटिंग ही नहीं हुई तो उसको क्या पता कि लोगों का एतमाद उसको हासिल है या नहीं, और वो एवं ही अपने शक की बिना के ऊपर पूरी गवर्नमेंट गिरा देगा, पूरे निज़ाम को लपेट देगा। अगर ये इजाज़त गवर्नर को मिल जाए तो फिर तो सारा सिस्टम आप सोच लें कि बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह रह जाएगा। अगर तो ये हो कि आपने प्रॉपर एक काउंटिंग करवाई है, उसमें ये चीज़ साबित हो, फिर तो समझ में आ रहा है। जब काउंटिंग हुई ही नहीं, अब भले वो किस वजह से भी नहीं हुई वो एक अलग मामला है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि काउंटिंग हुए बगैर कि परवेज़ इलाही के पास नंबर पूरे नहीं हैं? अब उसमें जो एतमाद का वोट लेने के लिए उन्होंने कहा है, उसमें जो उन्होंने रीज़न्स बताए हैं वो तो बड़े बहुत ही आमियाना से रीज़न्स हैं कि जी फ़लाँ वज़ीर जो है वो उसकी तू तड़ाक हो गई, इजलास में तल्ख़ कलामी हो गई, वो मुस्ताफ़ी हो गया, और ऐसा लग रहा है कि वो फ़लाँ भी नाराज़ है, ऐसा लग रहा है कि उसने भी कुछ ऐसी। भाई आप अपने अंदाज़े लगा के इस तरह से अगर करने लगें तो फिर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी सुबह ही सदर कह दें कि भाई आप भी मेरे ख्याल से मेजॉरिटी नहीं आपके पास रही, MQM का भी आजकल मूड आपसे ख़राब है, या बाप भी इस तरह की बात कर रहे थे। उस दिन उस वज़ीर ने या उस हुकूमती इत्तेहादी ने भी ये बात की थी। एज्यूम नहीं कर सकता गवर्नर या सदर के भाई इसके पास मेजॉरिटी नहीं रही। यू हैव टू प्रूव इट, और प्रूव करने के लिए काउंटिंग ज़रूरी, और काउंटिंग अगर नहीं हुई है तो उससे पहले ये नहीं हो सकता कि आनन फानन आप डी नोटिफाई कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अगर इजलास नहीं बुलाया गया, उसको आपने चैलेंज किया है कि भाई इसने ये गैर कानूनी काम किया। और फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने की,
वो ये कि अगर आपने इजलास बुला लिया है, उसमें आपने तहरीक-ए-अदम एतमाद भी जमा करा दिया और एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह दिया। हो सकता है इसमें 4 और एजेंडे भी हों कि जी कोई फलाना बिल भी पास करना है या फलाना कोई करारदाद भी करनी है। तो ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है कि उसने कौन सी मोशन को किस वक्त एड्रेस करना है। अगर स्पीकर का दिल करे कि भाई, जैसे आप यूँ समझ लें कि मैं अगर एक घर चला रही हूँ तो ये मेरा फैसला है कि मुझे 1 बजे कौन सा काम करना है, मुझे 2 बजे कौन सा काम करना है, मुझे 4 बजे कौन सा काम करना है। मुझे कोई बाहर से आके तो ये नहीं कहेगा कि भाई तुम पहले 1 बजे ये काम करो और 1 बजे ही करो, और जो तुमने 1 बजे सेट किया हुआ है वो 4 बजे करो। तो स्पीकर अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है तो ये उसका इस्तेहकाक है कि उसने अदम एतमाद पे वोटिंग पहले करानी है या उसने एतमाद का वोट लेने के लिए पहले कहना है। तो ये भी एक बिल्कुल गलत बात है कि गवर्नर ने पहले ही उसका मिनट, टाइम, घंटा लिख के भेज दिया कि जी इस वक्त ही करवाओ। गवर्नर इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकता और ना ही इस तरह से डी नोटिफाई कर सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये तय कर लिया है ताकतवर हलकों ने कि पंजाब हुकूमत को चलाना ही चलाना है, पंजाब असम्बली को चलाना ही चलाना है और परवेज़ लाई साहब को इधर मिलाना ही मिलाना है, और अगर वो नहीं मिल रहे फ़िलहाल तो किसी तरह इस सारे मामले को तवालत में लटकाना ही लटकाना है, तो फिर हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ये तमाम दलीलें एक तरफ, लेकिन फिर भी गवर्नर साहब उनको डी नोटिफाई कर चुके हों और मुल्क में सूबे में शायद गवर्नर राज की बात हो रही है। तो इस वक्त अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कितने ऑप्शन है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि या तो फिर सूबे में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करने की तरफ जाएगी पीडीएम, या फिर ये होगा कि वो डी नोटिफाई ही ना करें और उसके बाद मामला चला जाए अदालत में। पीडीएम ये मौक़िफ़ लेके चली जाए कि जी देखें ये वज़ीर आला नहीं रहे, इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, और अगर वो डी नोटिफाई कर देते हैं तो जाहिर है पीटीआई और काफ लीग अदालत में चले जाएंगे और उनका ये कहना होगा कि जनाब ये तो काउंटिंग ही नहीं हुई तो कैसे इन्होंने तय कर लिया। तो दोनों सूरतों में मामलात अदालत में जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब स्पीकर ने सदर को भी ख़त लिख दिया है गवर्नर के कंडक्ट के हवाले से, तो वो भी इस चीज़ पर फैसला करेंगे कि उनका ये इजलास बुलाना, उसमें ये रीज़न्स देना, क्या ये किसी तरह से उनका कोई जवाज़ है या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर हटाने का भी मुतालबा किया गवर्नर को, लेकिन मैंने सब्तैन खान साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि हम उसमें हटाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल है। एक जानिब बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ की कि जनाब अगर गवर्नर उनको डी नोटिफाई करते हैं तो ये गैर आइनी होगा और वैसे भी ये स्पिरिट के ख़िलाफ़ होगा। बहरहाल देखते हैं इस पर गवर्नर का फ़ैसला क्या होता है। लेकिन एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये कि इमरान खान साहब ने भी एक नई चाल चली है, और ये इतनी नई भी नहीं है, हमेशा वही चाल चलते हैं, और वो ये कि अवाम की तरफ फिर से राब्ते का फ़ैसला। एक इंतहाई अहम क्रूशल डे पे उन्होंने ये सोचा है कि जिस वक्त अगर ये कोई आइनी गैर आइनी काम करने जा रहे हों, ये गवर्नर राज की नफाज की बात करें या ये वज़ीर आला हाउस को सील करने की जो धमकियां लगा रहे हैं, कंटेनर्स भी वहाँ पहुँचा दिए गए हैं, और ये सारा अगर ताकत के ज़ोर पे अगर कुछ करना चाह रहे हैं, इवन फ़ौज पे को बुलाने की धमकियाँ भी दे रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें वो कर रहे हों तो उनका भी एक शील्ड है और उनकी भी एक राय है, और वो ये राय है कि वो कहते हैं कि फिर अवाम इनसे निपटे, अवाम देखे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और यही वजह है कि उन्होंने शाम को 5 बजे के करीब गवर्नर हाउस के सामने एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है और एहलियाने लाहौर से कहा है कि भाई आप आकर इस पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस लिहाज से डेवलप हो सकती है कि अगर वहाँ पर कोई ज़ोर आजमाई करने की कोशिश की गई कि ज़बरदस्ती वज़ीर आला हाउस को सील किया जाए या किसी हवाले से गवर्नर राज के नफाज की बात हो, तो इस सूरत में अवाम का भी एक प्रेशर जो है वो भी सामने दिखाई दे, और अवाम का जो एक लोगों का एक जाहिर है कि गमो गुस्सा उसमें अगर हो तो वो भी जाहिर है कि उनको उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनको अब कैसे मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली अगर ये गवर्नर राज जैसा कोई आइनी इकदाम करते हैं या गैर आइनी इकदाम करते हैं तो तब भी, और अगर ये डी नोटिफाई करके कोई ज़बरदस्ती का काम करते हैं तब भी, और अगर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को अपना कैंडिडेट बनाकर, जिसका इशारों किनायों में वो जिक्र कर रहे हैं, उनको सामने लाते हैं, तो तब भी हर सूरत में ही एक अदम इस्तेहकाम तो बहरहाल रहेगा और अदालतों में भी जंग लड़ेगी, और फिर खान साहब दोबारा से ज़ाहिर अवाम में भी जाएंगे और ये मामलात फिर उसी तरह धमा चौकड़ी और तमाशा और सर्कस बनेगा जैसे पंजाब असम्बली में हमने पहले देखा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सब कुछ करके ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई बहुत अमन सुकून से 6-8 महीने गुजार लेगा, तो इसमें तो फ़िलहाल कामयाबी नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखना अब ये है कि क्या तहरीक अदम एतमाद तक नौबत जाएगी या उससे पहले ही मामलात को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। फ़िलहाल तो इसी तरफ सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती दिखाई दे रही है। आज की व्लॉग से इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।